वेल, बजट 2022 आ चुका है और फोकस है ग्रोथ पर। बूस्टर डोज मिला इकोनॉमी को। चलते हैं सीधे, इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं श्री पीयूष गोयल जी, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। एक्सपोर्ट्स, बिजनेस, कॉमर्स एक्टिविटी बढ़े, आई थिंक यही फोकस है इस बजट का सर। तो और भी काम अब आपके लिए बढ़ जाता है। आप कैसे देखते हैं इस बजट को सर, और कितनी आशा रखें कि हम और बेहतर करें अपने बिजनेस ग्रोथ की वजह से, जिससे कि सबकी एम्प्लॉयमेंट भी और बढ़े सर। मैं समझता हूं कि पूरा फोकस रहा है कि देश में अवसर बढ़े, हमारे लोगों को काम करने का और नए नए रोजगार के साधन बढ़े, और साथ ही साथ सरकार एक निवेश जो करती है वो निवेश आधार बने देश की अर्थव्यवस्था को तेज गति से उछाल देने का। अब लगभग 10 लाख करोड़ का जब निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर पे होगा केंद्र और राज्य का मिला के, तो उसका मल्टीप्लायर इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा और एक डिमांड पुश मिलेगी पूरी इकोनॉमी को, जिसके आधार पर निजी निवेश, प्राइवेट सेक्टर भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। छोटे बड़े उद्योग, एमएसएमईज वगैरह को भी लाभ मिलेगा। हमारे युवा युवतियों को काम करने के अवसर मिलेंगे, उद्यमियों को, स्टार्टअप्स को नए आइडियाज इम्प्लीमेंट करने का मौका मिलेगा। तो एक प्रकार से ये फाउंडेशनल बजट है न्यू इंडिया का, कि आगे कैसे भारत को एक समृद्ध देश बनाया जाए जी, उसके लिए एक आधारशिला रखी है माननीय प्रधानमंत्री और माननीय वित्त मंत्री। ओके, आधारशिला रखी गई है। एक न्यू इंडिया की एक बुनियाद यहाँ बनाने की कोशिश की जा रही है। अगले 25 वर्ष हमारे कैसे हो, इस पर फोकस है। तो ये एक लॉन्ग टर्म विजन वाला बजट है सर। एक सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे, कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स से जिससे उम्मीद की जा रही थी, चैंपियन सेक्टर्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं बहुत सारे, जिनमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की कैपेबिलिटी है और एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात है। वहां पर किस तरीके की काम और प्रक्रिया चल रही है सर? क्योंकि पैरेलली इन सबको देखना काफी चैलेंजिंग होगा सर। आपने देखा होगा गत 2 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री ने समय समय पे आत्मनिर्भर भारत के अलग अलग पैकेजेस के माध्यम से और अलग अलग निर्णयों के माध्यम से बहुत सारे अहम फैसले लिए। उदाहरण के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के पीएलआई स्कीम्स 14 सेक्टर्स में। आज के बजट में भी सोलर में 19,500 करोड़ पीएलआई के माध्यम से देने का निर्णय बताया गया। सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री को भारत में लाने के लिए 76,000 करोड़ का एक स्कीम अनाउंस की गई। तो मैं समझता हूँ हर एक चीज बजट के लिए वेट करने के बजाय समय समय पे अलग अलग क्षेत्र जहाँ पे रिक्वायरमेंट है उसको प्रोत्साहन देने का काम किया गया है। और एक प्रकार से कंटिन्यूअस प्रोसेस रहा है पिछले 2 साल में, भारत को समृद्ध बनाना, भारत को आत्मनिर्भर बनाना, भारत में बड़े पैमाने पे आधारभूत सुविधाएं अच्छी करना, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना, अलग अलग क्षेत्रों में भारत की प्रोडक्शन कैपेसिटी सुधरे, क्वालिटी सुधरे और हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल स्केल पर प्रोड्यूस कर सकें। तो इन सब चीजों को अगर देखें तो आपको 2 साल का संतुलित जो प्रक्रिया रही है उसको जब आप देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कैसे भारत की नई दिशा बन रही है, आगे चल के कैसे भारत को प्रोस्परस कंट्री में बनाया जाएगा। बिल्कुल सर, इट्स इजियर सेड देन डन। आपने बहुत काम किया है, आपकी सभी सरकार ने, सब मिनिस्ट्रीज ने, जो जो दिक्कतें हैं उनको दूर करने की कोशिश की जा रही है। पर अभी भी जो प्रॉब्लम्स आप देखते हैं, व्हाट आर योर इमीडिएट चैलेंजेस सर, जो आपको लगता है सरकार को देखने चाहिए, एड्रेस करने चाहिए, और ये बाधा बन सकते हैं हमारी ग्रोथ में? एक तो हम सबकी नजर है कि कोविड क्या टर्न लेता है, सब ध्यान में है कि आगे चल के कोविड की महामारी बढ़ती है, घटती है, कंट्रोल होती है। तो कोविड एक अवश्य चुनौती रहेगी जिसपे हम सबकी नजर रहेगी। बाकी कंप्लायंसेस कम करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाना, स्टार्टअप्स और उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए जो जो समय समय पे उनसे बातचीत में से सुझाव आते हैं उसके ऊपर काम करना, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सरकार तत्पर रहेगी
सभी मंत्रालय काम कर रहे हैं, कैसे सब मिलके देश की अर्थव्यवस्था को गति दें। हमारी तरफ से हम अन्य अन्य देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स और जी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स में भी काम कर रहे हैं। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कैसे कम हो, जी। वो हमारे देश में एक बहुत जरूरी प्राथमिकता है। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स की इम्प्लीमेंटेशन की स्पीड बढ़ाई जाए। बिल्कुल। उसके लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का इस्तेमाल करके जो ये सुविधा एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत दूरगामी सोच से तैयार की है, उसको इस्तेमाल करके कैसे देश में निवेश तेज गति से बढ़े, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी हो और सामान्य व्यक्ति के जीवन को और सरल करना, ईज ऑफ लिविंग के ऊपर भी हम फोकस सबका ध्यान रखें। बिल्कुल बिल्कुल सर, और उस पर फोकस दिखा है, इंटेंशन दिख रही है, तो आई एम श्योर रिजल्ट्स भी हमें दिखेंगे आगे पीछे। आखिरी सवाल सर, एक्सपोर्ट्स एक बड़ा एरिया है ऑफ फोकस, हमने डेफिनेटली इंप्रूवमेंट देखा है, बट सर हमें और भी यहाँ पर काम करना होगा। तो किस तरह से आप एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने की बात करेंगे, क्या नई कोई स्कीम्स पे काम करेंगे सर? मेरे ख्याल से एक्सपोर्ट्स के लिए जो रेमिशन ऑफ ड्यूटीज और टैक्सेस जो स्टेट लेवल पे या सेसेस लगते हैं जो जीएसटी में सम्मिलित नहीं है, वो तो पहले ही अनाउंस हो गया था और उसके पुराने बैकलॉग को भी पे कर दिया गया है और उस स्कीम को लागू भी कर दिया गया है। इस बजट में इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम जो हमारे निर्यातकों को मदद करती थी, ब्याज के दर में छोटे निर्यातकों को लाभ देती थी, उसको भी इस बजट में पुनः एक बार एस्टैब्लिश कर दिया गया है। मैं समझता हूँ उसके अलावा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के माध्यम से जो क्वालिटी और स्केल ऑफ प्रोडक्शन पे फोकस करता है, उससे भी हमारे एक्सपोर्ट सरप्लस या एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज में लाभ होगा। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे इतना बड़ा निवेश होगा, इससे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होने से स्वाभाविक रूप से निर्यात को भी सपोर्ट मिलेगा। तो निर्यात साधारणतः आस्ते आस्ते अपने पांव पे खड़े हो, क्लचेस ऑफ सब्सिडीज के ऊपर, एटलीस्ट मेरा मानना है कि हम उसके ऊपर ना जाएं और जो उनकी वाजिब तकलीफें हैं उस पे हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इस वर्ष 400 बिलियन का हमारा लक्ष्य था, उसको हम पार करेंगे। भारत के इतिहास में पहली बार 400 बिलियन का एक्सपोर्ट होगा। इसके पहले 3 वर्ष पहले मैक्सिमम 330 बिलियन तक गया। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी छलांग होगी। ऐसे डिफिकल्ट पीरियड में सर, ऐसे चुनौतीपूर्ण पीरियड में हमने ये करके दिखाया, व्हिच इज क्वाइट कमेंडेबल। वर्ष से तो ये लगभग 35-40% बढ़ोतरी होगी जी। और आगे चल के हर वर्ष तो इतना नहीं बढ़ोतरी हो पाएगी, लेकिन आगे भी एक रेगुलर इंक्रीज होते रहे हमारे एक्सपोर्ट बिल्कुल। इन अ ग्रेडेड फैशन, उसके लिए हम प्रयत्नशील हैं। ओके, एक आखिरी सवाल सर, एसईजेड, क्योंकि यहाँ पर एक बढ़िया संशोधन लाया गया है जिससे आपने लोकल मैन्युफैक्चरर्स जो यहाँ प्रोड्यूस करें उनको अब वो फायदा मिलेगा जो हम टैरिफ्स एक्सपोर्ट्स के लिए रखते थे, तो उसका सर कैसा आप प्रभाव देखते हैं ओवरऑल इकोनॉमी पर? मैं समझता हूँ एसईजेड एक सफल प्रयोग रहा। इसमें काफी अच्छा प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना है और वो कैसे देश के अधिक काम आए। जो फैक्ट्रियां बनी हुई हैं, जो लैंड अवेलेबल है, जो प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर एसईजेड में अवेलेबल है, ये देश की जरूरतें पूरे करने में कैसे अच्छी तरीके से काम आ सके, उसके लिए एसईजेड कानून को बजाय सिर्फ एक्सपोर्ट पे सीमित रखने के बदले हम चाहते हैं कि वो एक इंडस्ट्रियल पार्क के तरह बन जाए और उससे भारत के लिए भी जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी मीट हो सके, नए निवेश वहां पे आए, नया इंडस्ट्री लगे, सर्विस सेक्टर वहां से काम करे। जो लाखों हेक्टेयर जमीन आज देश में इंडस्ट्रियल पार्क्स में पड़ी है, उसकी कनेक्टिविटी सुधरे, सस्ते दरों पे जमीन उपलब्ध हो, वहां पे प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बिजली, पानी, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, हाईवे कनेक्टिविटी, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट, ये सब सुविधाएं अगर इंडस्ट्रियल पार्क्स में भी मिले और एसईजेड और इंडस्ट्रियल पार्क्स केंद्र और राज्य मिलके साथ में डेवलप करते हैं तो इंडस्ट्री को भी लाभ होगा और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को भी सपोर्ट मिलेगा। ये बात जरूर है कि एसईजेड को कुछ लाभ मिले हैं पहले, जिसके कारण डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में जो बाहर बन रहा है माल,
उसको डिसएडवांटेज ना हो, उसके लिए एक इक्वलाइजेशन लेवी लगाने के ऊपर फाइनेंस के साथ चर्चा चल रही है। लेकिन लॉन्ग रन में प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर देश में सभी को उपलब्ध हो, उस दिशा में हम एसईजेड कानून में बदलाव लाने जा रहे हैं। सर, आपके नेतृत्व में हमने देखा टेक्सटाइल सेक्टर को काफी बूस्ट मिला है। आपने बहुत सारे मेजर्स लिए हैं इस सेक्टर की ग्रोथ के लिए और इसके एक्सपोर्ट बढ़े उस पर, जैसे आप पीएलआई स्कीम की बात कर लीजिए या मेगा क्लस्टर पार्क्स की बात करें। बट सर, जो अभी रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़े, स्पेशली कॉटन को लेकर, उम्मीद की जा रही थी कि इंपोर्ट ड्यूटी यहाँ पर सरकार देख रही है, मान भी रही है कि कम करने की जरूरत है या शायद अबॉलिश ही कर दी जाए। आप क्या कहेंगे, उस पर क्या करा जाए और एक्सपोर्टर्स के लिए क्या इंसेंटिव होगा टेक्सटाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से सर? भारत में जो कॉटन बनता है वो साधारणतः भारत की जरूरतें भी पूरी करता है और एक्सपोर्ट भी किया जाता है। कुछ कॉटन ऐसे हैं जो भारत में बनते नहीं है, जो विदेश से लाने पड़ते हैं, उस पर जरूर आज इंपोर्ट ड्यूटी है, लेकिन जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनकी जरूरत पूरी करने के लिए वो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट अलाउ किया जाता है एक्सपोर्ट के सामने जो कॉटन रिक्वायर्ड है। तो मैं समझता हूं कि एक्सपोर्ट को इसकी वजह से दिक्कत ना आए, उसके लिए जो एक्सपोर्ट में रिक्वायरमेंट होती है कॉटन की, उसके लिए उनको एडवांस ऑथराइजेशन के माध्यम से इंपोर्ट करना आज भी अलाउड है और आगे भी चलता है। ओके, ऑल राइट सर। तो ये तो बात हुई टेक्सटाइल की और काफी वहां पर ग्रोथ है। एक एम्प्लॉयमेंट पर सर सवाल उठ रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे, और आई थिंक आपकी मिनिस्ट्री का एक बड़ा अहम रोल यहाँ रहता है, क्योंकि आपके जो पॉकेट्स हैं वो बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। क्या आंकड़ा है सर जो हमें देखना है, एम्प्लॉयमेंट को कैसे बढ़ाया जाए? दोनों तरीके से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। एक तो जो कई सारे उद्योग को सपोर्ट करने के लिए सेक्टोरल सपोर्ट प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से लाया गया है, 14 सेक्टर्स हैं, अब सेमीकंडक्टर ऐड हो गया, तो लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए का निवेश पीएलआई स्कीम्स के माध्यम से दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा इंडस्ट्री को, जिसके कारण लाखों करोड़ का निवेश भी आएगा और बहुत बड़े पैमाने पे लाखों की संख्या में डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होगा और उससे भी बड़ी संख्या में इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट को प्रोत्साहन मिलेगा। तो एक तरीके से ये पीएलआई स्कीम्स औद्योगिक विकास करेंगी और औद्योगिक विकास में नए रोजगार के अवसर देंगी। साथ ही साथ जब हम देखें कि इतने बड़े पैमाने पे आधारभूत सुविधाएं या इंफ्रास्ट्रक्चर पे निवेश करेगी सरकार, तो उससे भी डिमांड को बहुत बड़ा पुश मिलेगा। आप जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जब 1 रुपया खर्च होता है तो उसका मल्टीप्लायर इम्पैक्ट लगभग 4 गुना। उससे देश में डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो निजी निवेश भी उसमें प्रोत्साहित होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में भी नौकरियां बनेगी और जो उसके डिमांड आएगा स्टील, सीमेंट, सैनिटरी फिटिंग्स, अलग अलग प्रकार से, वो मल्टीप्लायर इफेक्ट से भी बड़े पैमाने पे नौकरियां या रोजगार के अवसर या हमारे उद्यमी, हमारे छोटे बड़े उद्योग, एमएसएमई, इन सब के लिए एक आगे नए रास्ते खुलेंगे अपना व्यापार को बढ़ाने के लिए। ओके, ऑल राइट पीयूष गोयल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और हमें बताया आप इस बजट को कैसे देखते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर, टेक केयर।